हेलो दोस्तों, आज है अवकल समीकरण का सेकंड लेक्चर। पिछले लेक्चर में हमने अवकल समीकरण के सिलेबस के बारे में बात की थी, साथ में चर, अचर, परतंत्र चर, स्वतंत्र चर के बारे में जाना। इसी के साथ साथ हमने ये भी जाना कि अवकल समीकरण बनते कैसे हैं। ठीक है, हमारे सिलेबस में कौन कौन सी यूनिट है उनको विस्तार से समझा, और अवकल समीकरण के जो प्रकार थे कि साधारण अवकल समीकरण, आंशिक अवकल समीकरण किस आधार पर वर्गीकृत होते हैं, ये सब हमने विस्तार से पिछले लेक्चर में जाना। ठीक है, लेकिन किसी भाई का कमेंट आया, उन्होंने कहा है कि जो सर आपने बताया कि स्वतंत्र चर और परतंत्र चर का अवकलन करते हैं उससे अवकल समीकरण बनते हैं, लेकिन आपने कोई एग्जाम्पल नहीं दिया। तो एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं कि अवकल समीकरण बना कैसे। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए ले लेता हूं y बराबर एक्स प्लस टू। ठीक है, जहां पर मेरा x को क्या है, स्वच्छ राशि है, यानी मैं अपनी इच्छा के अनुसार परिवर्तित करूंगा। ठीक है, या स्वतंत्र चर भी कह सकता हूं मैं। अगर आपको अभी भी नहीं पता चल रहा है स्वतंत्र चर क्या है तो पिछला लेक्चर जाके एक बार वापस देखें। ठीक है, y है परतंत्र चर। ठीक, तो जो समीकरण है उसका हमेशा डिफरेंशिएशन करते हैं स्वतंत्र चर के सापेक्ष। तो स्वतंत्र चर क्या है हमारे पास x, तो x के सापेक्ष इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन, यानी समीकरण एक का x के सापेक्ष अवकल। आपको हमेशा याद रखना अवकलन किसके सापेक्ष होता है, स्वतंत्र चर के सापेक्ष होता है। तो यहां से dy बटे dx। ठीक, अब यहां पे dy बटे dx इसलिए लिखा है क्योंकि जो y है वो भी क्या है, एक चर है। चर है यानी ये परिवर्तित हो रहा है। जो राशि परिवर्तित होती है उनका डिफरेंशिएशन होता है कुछ ना कुछ। ठीक है, x का करेंगे तो dx बटे x, क्योंकि ये भी एक चर है, लेकिन जो हमारा दो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0। यानी ये क्या जो dy बटे dx प्लस 1 प्लस 0। तो हमारे पास जो अवकल समीकरण बनेगा वो होगा हमारे पास dy बटे dx इक्वल टू 1। तो आपको इसे समझ में आ गया होगा कि अवकल समीकरण का निर्माण कैसे हुआ। कोई समीकरण, उसमें दो चीज हमेशा याद रखें, एक स्वतंत्र चर मिलेगा, एक परतंत्र चर। जो स्वतंत्र चर है उसके सापेक्ष ही अवकलन किया जाता है। किसी भी समीकरण में एक से अधिक हो सकते हैं स्वतंत्र चर। ठीक, लेकिन जो परतंत्र चर होगा वो सिर्फ एक ही होता है। लेकिन कुछ समीकरण ऐसे होते हैं जिनमें एक या दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, वो उनकी भी राशि अलग अलग हो सकती है। ठीक है, फिर उसका जो डिफरेंशिएशन करते हैं, अवकलन करने पर जो समीकरण प्राप्त होता है उसी को बोलते हैं अवकल समीकरण। तो आपको ये विस्तार से समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। आप स्टार्ट करते हैं प्रथम कोटि और प्रथम घात। इस यूनिट में हमारे टोटल टॉपिक है 10, उसमें टॉपिक नंबर फर्स्ट है हमारा आज। टॉपिक फर्स्ट कोटि वे घात। कोटि वे घात। ठीक है, कल हमने इसके बारे में कई बार बोला था कि कोटि घात। तो जिनको वो पिछले लेक्चर में समझ में नहीं आया वो इस लेक्चर में आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि कोटि अलग क्या होती है, घात क्या होती है। ठीक है, कोटि है जो वो होती है अवकल समीकरण, यानी जितनी बार आपने अवकलन किया है उसकी अधिकतम संख्या। ठीक है, अब इसका कहने का तात्पर्य क्या है, मतलब कि कोई समीकरण है, मैं वापस से ले लेता हूं जो अभी अपन ने जिसकी बात की थी, y बराबर x प्लस 2। तो मैंने इसका एक बार डिफरेंशिएशन किया तो मेरे पास आया dx बट्टे 1। अगली बार डिफरेंशिएशन को dy बट्टे dx स्क्वायर इक्वल टू 0। अगली बार वापस से करा तो dx बटे dx क्यूब इक्वल टू 0। ठीक है, यानी कि मैं जितनी बार अवकलन करता हूं उसकी अधिकतम संख्या,
यहाँ पर अधिकतम संख्या कितनी है, 1, क्योंकि डिफरेंशिएशन कितनी बार किया मैंने यहाँ पे, 1 बार। यहाँ डिफरेंशिएशन कितनी बार हुआ है, 2 बार, यहाँ 1 बार, और यहाँ पे कितनी बार हुआ है, 3 बार। ठीक है, तो इस अवकल समीकरण, जो ये समीकरण है, इसकी कोटि 1 होगी, इसकी कोटि 2 होगी और इसकी 3 होगी, क्योंकि अधिकतम कितनी बार किया गया, 3। अब एग्जाम्पल के लिए इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास समीकरण, तो इसमें जितनी बार यानी अधिकतम बार जो अवकलन किया गया होगा उसी को हम कोटि बोलते हैं। तो यहाँ पे अवकलन कितनी बार किया गया, 2 बार, इससे पता चल रहा है 2 बार, क्योंकि यहाँ पे कोटि की घात कितनी है, 2, यहाँ पे कितनी है, 1, यानी y का डिफरेंशिएशन कितनी बार किया गया, 2 बार, यानी अवकलन में कितनी बार किया है, 2 बार। अवकलन हुआ है 2 बार, तो कोटि भी कितनी होगी, 2। यानी आप किसी समीकरण में जितनी बार अवकलन करेंगे और लास्ट में जहां जाके आप रुक जाते हैं अवकलन करने के बाद, तो वहां तक के अवकलन को गिनते हैं, कितनी बार अवकलन किया है उसी को बोल देते हैं हम अवकल की कोटि। जैसे कि मैंने यहाँ पे अवकल कितनी बार किया है, अवकल समीकरण अवकलन 2 बार, 1 बार 2 बार, क्योंकि लास्ट कितनी बार आ रही है, 2 बार, तो यहाँ पे कोटि कितनी होगी, 2। एग्जाम्पल के लिए एक और लेते हैं, ठीक, तो यहाँ पर ध्यान से देखें तो एक अवकल समीकरण 1 बार डिफरेंशिएशन है, यहाँ पे 2 बार है, यहाँ 3 बार है, तो यहाँ पे कोटि अधिकतम होगी ये, क्योंकि हमने अधिकतम डिफरेंशिएशन कितनी बार किया है, 3 बार। यानी कोटि वो होती है कि हम अवकल समीकरण में कितनी बार अधिकतम डिफरेंशिएशन किया गया है, यानी अधिकतम बार किया गया डिफरेंशिएशन ही कोटि कहलाता है। तो एक बार कोटि की डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो कोटि किसी अवकल समीकरण में अधिकतम बार किया गया अवकलन की संख्या को अवकल समीकरण की कोटि कहते हैं। ठीक है, तो इससे आपको समझ में आ गई होगी डेफिनेशन जो लिखी है। अगर नहीं आई तो वापस से एक बार और समझ लेते हैं एक एग्जांपल के जरिए। जैसे कि एग्जांपल है dy क्यूब बटे dx क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर dx स्क्वायर y बटे dx स्क्वायर प्लस dy बटे dx प्लस log x इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि अधिकतम बार कितनी बार डिफरेंशिएशन किया गया है। क्या कह रहा है, अधिकतम बार, तो अधिकतम बार कितनी बार हुआ है, 3 बार, तो कोटि कितनी होगी, यानी यहाँ पे लिखेंगे अवकलन कितनी बार किया है, 3 बार है, तो कोटि होगी 3। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर पढ़ते हैं हम घात। ठीक है, अब कोटि में एक छोटा सा टॉपिक और रह जाता है, वो है कि यदि किसी समीकरण में इंटीग्रेशन आ जाता है, जैसे कि dy बटे dx प्लस इंटीग्रेशन y dx इक्वल टू 0। ठीक है, तो कोटि क्या हो, क्योंकि यहां से 2 निष्कर्ष निकलते हैं हमारे पास। पहला अवकलन हो सकता है, दूसरा समाकलन भी हो सकता है, क्योंकि समाकलन का चिन्ह समाकलन करने पे तुरंत हट जाएगा। दूसरा इंटीग्रेशन करूंगा तो डिफरेंशिएशन करूंगा तो वो इंटीग्रेशन के चिन्ह को हटा देता है, यानी हट जाता है इंटीग्रेशन का चिन्ह हमारा।
यानी यहाँ से दो निष्कर्ष निकलते हैं, या तो आप समाकलन कर लो या इंटीग्रेशन। अब कौन सा बेस्ट है कौन सा नहीं है वो जानते हैं इसके लिए, क्योंकि सब क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है तो कुछ बच्चे इसका इंटीग्रेशन भी कर देते हैं या कोई डिफरेंशिएशन करते हैं, तो कौन सा सही है और कौन सा गलत है वो जानेंगे इससे। तो पहला है अवकलन और दूसरा है हमारा समाकलन। ठीक है, तो मैं इसका इधर क्या कर रहा हूं अवकलन, तो डी एक्स स्क्वायर सॉरी डी वाई स्क्वायर प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस करूंगा तो वाई इक्वल टू 0। सही है, क्योंकि इंटीग्रेशन करूंगा तो समाकलन का चिन्ह हट जाता है। वैसे ही अगर मैं यहाँ इंटीग्रेशन करूं यानी डी वाई बटे डी एक्स, इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन सॉरी यहाँ वाई, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस सी इक्वल टू 0 या सी इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां पे ध्यान से देखें तो यहां पे कोई जो यहां पे सी आ रहा है ये क्या है हमारा एक कांस्टेंट राशि है। ठीक है, तो जिसकी वजह से ये हम समाकलन को क्या करते हैं, समाकलन ना करके इंटीग्रेशन करते हैं। अब ये कांस्टेंट की वजह से हम इसका समाकलन नहीं करते, कांस्टेंट की वजह से क्यों नहीं करते समाकलन वो भी जानते हैं। जैसे नॉर्मली हम कहें 3x स्क्वायर प्लस 7, ठीक है, मैं कहूं कि इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए। ठीक है, डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा 6x, फिर मैं वापस से डिफरेंशिएशन करूं इसका तो मेरे पास क्या आएगा 6। सही है, तो अब ध्यान से देखें, अगर मैं इसका वापस से डिफरेंशिएशन किया तो 6। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं इसका जो 6x है इंटीग्रेशन करूं dx के सापेक्ष, तो यहां से क्या आएगा मेरे पास 3x स्क्वायर प्लस c। ठीक है, तो यहां c की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है, क्योंकि ये सभी कांस्टेंट है। तो इनकी वैल्यू क्या हो जाती है 0 अवकलन करने पर, क्योंकि यहाँ पे भी कुछ भी वैल्यू हो सकती थी 3, लेकिन हमें यहाँ फिक्स पता है कि वैल्यू क्या थी 7 थी। लेकिन जब हम इंटीग्रेशन करते हैं और इंटीग्रेशन पे जो कांस्टेंट प्राप्त होता है तो हम उस कांस्टेंट की वैल्यू नहीं बता सकते वो कौन सी थी, जो हमारे पास प्राप्त हुई थी वो वैल्यू कौन सी थी, 1 थी 7 थी, कि हमने जिसका डिफरेंशिएशन किया जो उस टाइम 1 था वहां पे, कि 6 था कि 7 था, ये नहीं बताते। हम सीधे बोल देते हैं हमारे पास तो सी आया है, उसकी वैल्यू कांस्टेंट है, कुछ भी हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 10 हो सकती है, ई की पावर ए हो सकती है, एक्स की पावर ए हो सकती है, ई तो नहीं एन हो सकता है, क्योंकि ये सभी कांस्टेंट होते हैं। लेकिन आप कहेंगे ई की पावर एक्स, तो यहाँ पे एक्स वेरिएबल है, ये नहीं, ये ए कांस्टेंट के फॉर्म में होता है हमेशा, तो ये वैल्यू भी हो सकती है इस सी की जगह, तो जिसके कारण से हम इस वैल्यू को ना लेते हैं, यानी समाकलन का प्रयोग नहीं करते हैं, कोटि ज्ञात करते टाइम सिर्फ अवकलन का प्रयोग करते हैं। अगर आपको समझ में आ गया हो तो नोट कर लीजिए, मैं एक बार इसका नोट बना के लिख देता हूं। ठीक है, तो इधर अवकलन, फिर से अवकलन किया डी वाई बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारे पास कोटि कितनी आएगी 2, क्यों अधिकतम कितनी बार डिफरेंशिएशन किया गया 2 बार, और समाकलन नहीं। और समाकलन क्यों नहीं करते हैं उसका कारण आपको समझ में आ गया होगा, क्रॉस का चिन्ह लगा के लिख लीजिए जिससे आपको याद रहे हमेशा। डी वाई बटे डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस सी इक्वल टू 0, जहां सी कांस्टेंट है। कांस्टेंट राशि है तो इसका मान बार बार चेंज होगा, जिसके कारण से हम नहीं कह सकते कि इसकी वैल्यू क्या है। जो राशि चेंज हो रही है तो समीकरण नए नए प्राप्त होंगे, अभी दूसरा समीकरण, अब तीसरा, चौथा, पांचवा, इससे यानी कितने समीकरण बना सकते हो, अनंत समीकरण बना सकते हो, क्योंकि आप अपनी मर्जी से कांस्टेंट की वैल्यू रखते जाओगे तो समीकरण कितने बन गए अनंत। लेकिन हमारे पास समीकरण फिक्स होना चाहिए, तो जो हमारे पास यहाँ से प्राप्त होता है, ठीक है, तो उसके आधार पर हम कह सकते हैं कोटि 2 है हमारी। ठीक, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब स्टार्ट करते हैं घात।
टॉपिक है घात। ठीक, इसका मतलब है कि कोटि के ऊपर की पावर, कोटि की घात। अब इसका तात्पर्य क्या है, एक बार वापस समझते हैं, वापस समीकरण के डी एक्स स्क्वायर डी एक्स क्यूब प्लस डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू 0। अब नॉर्मल में सबसे पहले जब कोटि और घात ज्ञात करते हैं तो सबसे पहले कोटि निकालनी होती है। तो यहाँ पे कोटि कितनी दिख रही है, 3। कोटि कितनी है मेरी, 3 है। तो जो कोटि है उसकी पावर, जो कोटि है उसके ऊपर कितनी पावर है वही डिफरेंशिएशन, सॉरी घात है। तो इसके ऊपर घात कितनी होगी, 1। यहाँ घात कितनी है हमारे पास, 1। तो इसकी घात होगी 1। यदि यहाँ पे 2 है तो इसकी घात 2 होगी। यदि यहाँ 3 है तो घात 3 होगी। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे डी वाई बटे डी एक्स प्लस में 1 अपॉन में डी वाई बटे डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि सिंपल फॉर्म में लिखना होता है। डी वाई बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस वाई डी वाई बटे डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखें, अधिकतम सॉरी कोटि क्या है, 1 आ रही है। कोटि तो हमारी फिक्स हो गई 1 है। ठीक है, लेकिन घात कितनी है, घात 2 भी आ रही है, 1 भी आ रही है। तो हम घात उसको लेते हैं जो अधिकतम बार हो, यानी घात कितनी होगी यहाँ पे, 2, क्योंकि अधिकतम घात यहाँ पर है तो घात ये होगी 2। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया घात क्या होती है और कोटि क्या होती है आपको। ठीक है, तो डेफिनेशन लिखते हैं, अवकल समीकरण में अधिकतम बार किए गए अवकलन की घात अवकल समीकरण की घात होती है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि उसमें एक नोट था कि हमें जब इंटीग्रेशन आता है तो वहां पे इंटीग्रेशन के चिन्ह को हटाने के लिए क्या करना होता है, अवकलन, ना कि समाकलन। अवकलन सही होता है हमारा, समाकलन गलत होता है उस जगह। उसी प्रकार इसमें भी कुछ पॉइंट्स हैं। ठीक है, पहला पॉइंट है हमारा इसमें कि घात भिन्नात्मक वे मूल रहित होती है। ठीक है, अभी मूल रहित होती है, इसका तात्पर्य क्या है, जैसे कि कोई समीकरण है, देते हैं डी वाई बटे डी एक्स प्लस 7 की पावर 1/2 इक्वल्स टू 3x। ठीक है, तो जो ये पावर है तो फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये इसके पावर फॉर्म में भी कोई ना कहीं पे ऐसे की फॉर्म तो बनेगी। ठीक है, तो ये भिन्न के रूप में नहीं होनी चाहिए, यानी 0.5, 0.7, 1/2, 7/9, इस फॉर्म में ये पावर नहीं होनी चाहिए। पावर क्या होनी चाहिए, एक फिक्स होनी चाहिए, यानी 2, 3, 4 पूर्णांक के रूप में होनी चाहिए, पूर्ण संख्या के रूप में होनी चाहिए। ठीक है, तो पहले इस संख्या को हटाते तो उसके लिए क्या करते, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। जो नीचे वाली संख्या दिखती है आप उसी के हिसाब से कर दीजिए। अगर 2 है तो 2 का यानी वर्ग कर दो, 3 है तो क्यूब कर दो, 4 है तो 4 घात कर दो, जिससे नीचे वाली घात हट जाए। ठीक है, तो यहां से आएगा डी वाई बटे डी एक्स प्लस 7, यहां से आएगा 3x²। सही है, अब यहां से हम बोलेंगे कि कोटि डिफरेंशिएशन कितनी बार है, 1 बार, और कोटि कितनी, सॉरी घात कितनी है उसकी, 1, क्योंकि अब ये भी कांस्टेंट के फॉर्म में आ रही है, भिन्न के रूप में नहीं होनी चाहिए।
अगर भिन्न के रूप में आ रही है तो पहले उसे हटाएं। हटाने के लिए क्या करना है, जो नीचे की संख्या दी जाती है उतनी बार आपको वर्ग, क्यूब, घात ये करना होता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया, यहां तक का नोट कर लीजिए। सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं इसका। पॉइंट नंबर सेकंड, प्रत्येक अवकल समीकरण की कोटि का अस्तित्व की कोटि संभव होती है, परंतु घात नहीं। ठीक है, अब इसका कहने का तात्पर्य क्या है कि प्रत्येक अवकल समीकरण की कोटि का संभव है, लेकिन जो घात है वो संभव नहीं है। ठीक है, यानी कोई भी अवकल समीकरण है, यानी समीकरण लेते हैं हम जैसे, ठीक है, तो इसकी कोटि हमेशा होगी, यानी इस समीकरण की कोटि हमेशा आपको मिलेगी, लेकिन जो घात है वो जरूरी नहीं है मिले और नहीं, दोनों हो सकता है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो इसका एक एग्जांपल लिखते हैं। ठीक है, तो यहां तक आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो सवाल है, सॉरी, जैसे डी वाई डैश प्लस वाई इक्वस टू 0, चूंकि हम जानते हैं जब y के ऊपर डैश हो यानी इसका मतलब भी क्या होता है, dy बटे dx। साबित है, तो ये मेरे पास क्या है, एक अवकल समीकरण है। जहां पे आपको दिख ही रहा होगा किस रूप में दिख रहा है, dy बटे dx प्लस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, पहले यहाँ पे आप डिफरेंशिएशन देख के बता सकते हैं कोटि कितनी है, 1, लेकिन जो घात है वो आप नहीं बता सकते। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर सीधे पता चल रही है ना घात कितनी है, यहाँ पर 1 है, भिन्न के रूप में है ही नहीं। अब क्यों नहीं बता सकते, एक बार ध्यान से देखिए। हम जानते हैं कि e की पावर x का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 का फैक्टोरियल, सॉरी x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 का फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 का फैक्टोरियल प्लस x की पावर 4 बाई 4 का फैक्टोरियल, x की पावर 5 प्लस 5 का फैक्टोरियल, डैश डैश डैश। इस फॉर्म में हमारी ये चलता रहता है। ठीक है, तो ऐसे ही e की पावर y डैश, तो ये भी क्या बनेगा, 1 प्लस वाई डैश, यहां से y डैश का स्क्वायर, ठीक है, प्लस y डैश का क्यूब, ठीक है, डैश डैश, ये भी इस फॉर्म में बढ़ता जाएगा। अब ना तो इसकी डिसाइड की लास्ट में कहां पे जाके ये खत्म होता है, क्योंकि ये अपरिमित है, अपरिमित है। ठीक है, जिसका कोई हमें फिक्स नहीं है कि कहां पे जाके खत्म होती है, यानी ये अपरिमित है। तो ऐसे ही यहाँ पे हम बता नहीं सकते कि वाई डैश की मैक्सिमम पावर कितनी है, या तो मैक्सिमम, क्योंकि हम किसी भी समीकरण में हमेशा मैक्सिमम पावर लेते हैं घात के तौर पे, तो हम इसकी मैक्सिमम पावर नहीं बता सकते, तो इसकी घात संभव नहीं है बताना। ठीक है, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको ये समझ में आ गया होगा अवकल समीकरण की घात अवश्य नहीं है, हो भी समीकरण में या नहीं। ठीक है, अब किन किन की नहीं होती है, एक बार आप उनका एग्जाम्पल लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें तो। एग्जाम्पल के लिए जैसे अगर सवाल में दिखे साइन एक्स, साइन ई की पावर एक्स, कॉस एक्स, लॉग 1 प्लस एक्स, ठीक है, इस टाइप के बहुत सारे हो सकते हैं। अगर ये दिखते हैं आपको सवाल में कहीं भी, तो आप मान लीजिए उस समीकरण की कोटि है ही नहीं, सॉरी घात नहीं है। ठीक है, तो यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब करते हैं कोटि और घात के सवाल, यानी जो हमारी एक्सरसाइज है फर्स्ट, यानी 1A।
अगर आपके पास बुक है तो बुक में सवाल देख लीजिए, नहीं तो मैं यहाँ पे सवाल कराएगा। पहला है डी वाई क्यूब बटे डी एक्स क्यूब प्लस 5 डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू 7y। ठीक है, ये हमारे पास सवाल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अधिकतम कोटि कितनी है, 3, क्योंकि डिफरेंशिएशन कितनी बार हुआ, 3 बार, और घात कितनी है, 1, क्योंकि इसके ऊपर मैक्सिमम पावर कितनी है, 1। ठीक, दूसरा सवाल इसी प्रकार से नोट कर लीजिए, क्या हो सकता है, इंटीग्रेशन x² बाई डी एक्स। ठीक है, अब मैंने कहा था कि अगर समाकलन का चिन्ह दिखे तो उसका अवकलन करना होता है, ना कि समाकलन। ठीक है, अब समाकलन क्यों नहीं करते, क्योंकि इसमें एक कांस्टेंट प्राप्त होता है जिसके कारण हमें बहुत सारे समीकरण बन सकते हैं, तो जिसके कारण हम नहीं कह सकते कि कौन सी घात इसकी भी होती है, सॉरी कोटि का डिसाइड नहीं होता है, इस कारण से हम इसका क्या करते हैं, अवकलन। तो यहाँ से अवकलन फिर से करेंगे तो क्या आएगा, d4 बटे डी एक्स 4 प्लस 5 डी वाई स्क्वायर प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस इक्वल में एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे अधिकतम बार कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ है, 4 बार, यानी कोटि 4 है और जो घात है हमारी वो 1 है, क्योंकि इसके ऊपर पावर कितनी दिख रही है हमें, 1, तो घात कितनी होगी, 1। अब इसका नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट है डी वाई बटे डी एक्स प्लस 1 में डी वाई बटे डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3 डी वाई बटे डी एक्स। ठीक है, तो पहले जो ब्रैकेट के अपॉन में जो डिफरेंशिएशन की फॉर्म होती है उन्हें हटाना होता है, तो पहले इसको हटाएंगे, नहीं इस वाली पावर से गुणा कर देते हैं दोनों पक्षों को, तो दोनों पक्षों में डी वाई बटे डी एक्स स्क्वायर से गुणा करने पर। ठीक है, तो करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, डी वाई बटे डी एक्स की पावर 3 प्लस 1 प्लस यहाँ से क्या आएगा 3 डी वाई बटे डी एक्स। अब यहाँ से कोटि तो आपको समझ में आ गई होगी कितनी है, कोटि हमारी 1 है और जो घात है वो होगी 3, क्योंकि घात हमेशा वही लेते हैं जो होती है मैक्सिमम। हमने इसमें देख लिया था, क्योंकि मैक्सिमम इसकी पावर हम बता नहीं सकते कितनी थी यहाँ पर, तो इसकी घात डिफाइंड नहीं थी, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम पावर डिफाइंड है, घात कितनी है, 3, तो ये हुए 3। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अगले और सवाल करते हैं इससे संबंधित। नेक्स्ट सवाल है डी एक्स प्लस डी वाई बटे डी एक्स 3 प्लस 7y। जरूरी नहीं है ये सवाल आपको बुक में मिले, ठीक है, क्योंकि ये सवाल आप मन से भी बदला सकते हैं, आपको बस समझ में आना चाहिए होता है वो कैसे रहा है। ठीक है, तो मैक्सिमम कोटि के लिए क्या करते हैं, देखते हैं मैक्सिमम पावर कितनी बार डिफरेंशिएशन, 3, लेकिन यहाँ घात कितनी है, घात 1 है, क्योंकि कोटि के ऊपर की घात देखते हैं, ना कि अन्य किसी की। जैसे यहाँ पे घात मैक्सिमम कितनी दिखाई दे रही है, 3, पूरे समीकरण में मैक्सिमम घात किसकी है, इस वाले की, जहां हमें 3 दिख रही है। लेकिन हमने डेफिनेशन में खुद पढ़ा था, जब डेफिनेशन पढ़ रहे थे हम, कि कोटि के ऊपर की घात देखते हैं, यानी इसके ऊपर की घात देखते हैं हमेशा। तो इसके ऊपर घात कितनी है, 1, तो यहाँ पे सिर्फ घात 1 होगी, ठीक है, ना कि 3। अगला सवाल, इसको भी लेना चाहे तो ले लें स्क्रीनशॉट। अगला है डी वाई बटे डी एक्स प्लस 7 डी वाई बटे डी एक्स का होल स्क्वायर की पावर 3/2 इक्वल टू डी वाई बटे डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब जो नीचे की पावर है उसको हटाना होता है, नीचे कितना है, 2, तो क्या करेंगे हम, वर्ग कर देते हैं करने पर। ठीक है, तो यहां से क्या आएगा, डी वाई बटे डी एक्स प्लस 7 डी वाई बटे डी एक्स का होल स्क्वायर की पावर 3 इक्वल टू डी वाई बटे डी एक्स
अब इसका फॉर्मूला लगाएंगे तो वहां से आपको एक समीकरण बनेगा dy/dx की पावर 3। ठीक है, तो मैक्सिमम पावर आपको ध्यान से दिख रही हो तो किसकी है? यहाँ में पावर 2 है, यहाँ 3 है, तो यहाँ से कोटि तो आप बता सकते हैं कोटि कितनी है। कोटि हमारी 2 और घात होगी इस वाले की, तो घात आएगी हमारे पास 3। ठीक है, अब घात हमने इस बार इसकी ली है, क्यों? क्योंकि हम इसी की कोटि लेके बता रहे हैं। कोटि कितनी आ रही है? 2 और घात कितनी मैक्सिमम 3, तो घात 3 है। लेकिन यहाँ पर कोटि हम इसकी ले रहे थे तो 3 है, ना कि इसकी, इसलिए इसकी घात नहीं ली। ठीक है, तो यहाँ का तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसका एक लास्ट सवाल लेते हैं जिससे के बाद ये टॉपिक खत्म। ठीक है, लास्ट सवाल है x² d m y बटे d x की पावर m प्लस d² d³ d m-1 y बटे d x की पावर m-1 प्लस x की पावर 4 d m-2 y बटे d x की पावर m-2 प्लस डैश डैश डैश। लास्ट वाली टर्म है x n d की पावर m y बटे d x की पावर x इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हमारे पास एक समीकरण है। तो ध्यान से देखें कि इसमें मैक्सिमम पावर क्या है? इस वाले की है जहाँ m है, क्योंकि उसके बाद वैल्यू घट रही है। m m-1 m-2 m-3 m-4 m-5। ठीक है, इस प्रकार से वो वैल्यू घटती हुई जा रही है, यानी मैक्सिमम पावर किसकी है? हमारी m की। ठीक है, तो यहाँ पर कोटि किसकी आएगी? कोटि हमारी क्या है? m। तो इसके ऊपर देखेंगे तो कोटि m और घात 1। ठीक है, तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हमारा पहला टॉपिक खत्म होता है कोटि और घात का। ठीक है, एक बार वापस से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि क्या पढ़ा था हमने इस पूरी यूनिट में, सॉरी इस यूनिट के अंदर अभी तक। हमने टॉपिक स्टार्ट किया था सबसे पहले कोटि व घात, जिसमें कोटि होती है हमारी नॉर्मली किसी समीकरण की अधिकतम घात। जैसे कोई समीकरण है तो उसकी में कितनी बार अवकलन किया गया है? अधिकतम बार। तो अधिकतम बार कितनी बार किया गया है? 2, तो ये इसकी होगी घात। यदि इंटीग्रेशन का चिन्ह आता है तो उसको हटाने के लिए अवकलन करते हैं, ना कि समाकलन। समाकलन नहीं, ठीक है, ये हम नहीं करते हैं, अवकलन करते हैं। समाकलन क्यों नहीं करते? इसमें एक कांस्टेंट प्राप्त होता है जिसके कारण हम बहुत सारे समीकरण बना सकते हैं, जिसके कारण हम कोटि में तो एरर आती है, बहुत सारे एरर आने लगते हैं। ठीक है, इसलिए हम इसका क्या करते हैं? अवकलन। फिर पढ़ा हमने घात। घात में सबसे पहले घात वो किसको लेते हैं? जो कोटि की अधिकतम पावर के ऊपर होती है, यानी अधिकतम बार डिफरेंशिएशन होता है, जो कोटि लेते हैं जिससे उसी की पावर देखते हैं। तो इसकी पावर कितनी है? 1, तो यहाँ से घात हमारे पास आती है 1। ठीक है, अब दूसरी बात घात के अंदर कि ये भिन्न के रूप में नहीं होनी चाहिए, यानी 0.5 0.7 3/2 4/7 9/8 इनके फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। इनको हटाया जाता है पहले, उसके बाद हम बताते हैं कि घात है कितनी। उसके बाद अपना अगला टॉपिक इसी के अंदर पढ़ा था तीसरा, कि समीकरण में घात संभव हो भी सकती है और नहीं भी, यानी अवकल समीकरण की घात हो भी सकती है और नहीं। जैसे कि इसके अंदर हमने पढ़ा था कि यहाँ पे मैक्सिमम पावर के फॉर्म में डिफरेंशिएशन बन रहा था। ठीक है, तो हम इसकी घात नहीं बता सकते थे घात कितना बनेगा। तो आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा कोटि और घात का। इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। यदि आपको कुछ टॉपिक समझ में नहीं आया हो या कोई पढ़ाने में प्रॉब्लम लग रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, जिससे हम वो चीज़ें आगे की वीडियो में सुधारते चलें। ठीक है, तो धन्यवाद। अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करना ना भूलें।